चैप्टर 5 है, क्लास 12th, सब्जेक्ट बीयू। आज का टॉपिक है निर्यात व्यापार, एक्सपोर्ट ट्रेड। इसके पहले हम लोग आयात व्यापार पढ़े हैं। आयात व्यापार में था कि विदेश से माल मंगाया जाता था, क्रय किया जाता था, विदेश से माल आता था, उसको हम आयात व्यापार कहते थे। यह है निर्यात व्यापार, एक्सपोर्ट व्यापार। विदेश को माल भेजना, विदेशों को माल भेजना, विदेशों को माल बेचना, विदेशों को माल निर्यात करना ही निर्यात व्यापार कहलाता है। निर्यात व्यापार किसी देश के लिए आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से बहुत आवश्यक होता है, जिससे प्रत्येक देश की सरकार अपने देश के निर्यात व्यापार को काफ़ी प्रोत्साहन देती है। जिस देश की निर्यात की मात्रा जितनी अधिक होगी, वह देश उतना अधिक धन संपन्न होता है। बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कमाने के लिए निर्यात में वृद्धि करना भी आवश्यक होता है। निर्यात से उद्योगों का उत्पादन बढ़ता है, विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, श्रमिकों को रोजगार मिलता है और इसके अतिरिक्त अनेक देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों का विकास भी होता है। विदेशों को किसी भी प्रकार की वस्तु का निर्यात किया जाए, सभी के लिए प्रायः एक सी विधि में प्रयोग लाई जाती है। इसलिए किसी भी प्रकार से निर्यात करना, विदेशों को माल भेजना, बेचना देश के लिए बहुत लाभकारी और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो निर्यात व्यापार करेंगे, एक्सपोर्ट ट्रेड करेंगे, उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, कार्यविधि क्या रहेगी, उसकी प्रणाली क्या रहेगी, उसके बारे में अध्ययन हम लोग अभी करेंगे। फर्स्ट है इंडेंट की प्राप्ति, रिसीप्ट ऑफ इंडेंट। निर्यातकों की कार्रवाई, ऑर्डर जो सीधे निर्माता को विदेशी क्रेता से प्राप्त होता है, अथवा इंडेंट निर्यात प्रतिनिधि को विदेशी क्रेता से प्राप्त होता है, की प्राप्ति के साथ शुरू होता है। इंडेंट वो होता है जब प्रतिनिधि के माध्यम से विदेशी व्यापार किया जाए, क्रय विक्रय किया जाए। तो इसलिए इंडेंट ऑर्डर प्राप्त किया जाता है। सेकंड है निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना, रिसीप्ट ऑफ एक्सपोर्ट लाइसेंस। भारत में आयात निर्यात जो नियंत्रण अधिनियम बना है, वो 1947 बना है। उसके द्वारा निर्यात नियंत्रण आदेश 1952 की अनुसूची में उन वस्तुओं के नामों का उल्लेख है जिन्हें निर्यात के लिए पूर्व लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। जिन वस्तुओं का उल्लेख इस सूची में नहीं है, उनको बिना लाइसेंस के भी आप निर्यात कर सकते हैं। निर्यात लाइसेंस देने के लिए निर्यातकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले से निर्यात करने वाले निर्यातकर्ता, दूसरा है नए निर्यातकर्ता जो निर्यात प्रथम बार कर रहे हैं, और तीसरा होता है खनिज या बागान के स्वामी जो निर्यात करना चाहते हैं। इन सभी के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। उनके निर्यात का जो नियमन करने हेतु उनका कोटा निर्धारित कर दिया जाता है, तथा उनके निर्यातकर्ता को निर्यात लाइसेंस के साथ कोटा पत्र भी प्रदान कर दिया जाता है। थर्ड है विदेशी मुद्रा के नियमों का पालन,
फॉलो द रूल्स ऑफ फॉरेन करेंसी। विदेशी जो मुद्रा नियमन अधिनियम 1947 पारित हुआ, उसको 1973 में संशोधित किया गया। उसमें बताया गया कि सीमा शुल्क के कलेक्टर को इस आशय का एक घोषणा पत्र लिखकर दें कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर निर्यात मूल्य के बराबर ही विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक के पास जमा कर दें। इसके लिए कुछ प्रपत्र भरने पड़ते हैं। तो जो फॉरेन एक्सचेंज होता है करेंसी का, उस पर जो कंट्रोलिंग है, मैनेजमेंट है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अच्छी एक सूचना दे करके आप मुद्रा विनिमय की कार्यप्रणाली संपन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है साख पत्र मांगना, डिमांड ऑफ क्रेडिट क्रिएस सर्टिफिकेट। माल मंगवाने और माल भेजने दोनों के लिए विदेशी व्यापार में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। और चूंकि क्रेता और विक्रेता दोनों अलग अलग देश के निवासी होते हैं, इसलिए वह प्रायः एक दूसरे के लिए अपरिचित भी होते हैं। इसलिए माल भेजने वाला माल मंगाने वाले के भुगतान की क्षमता के विषय में आश्वासन चाहता है, तो ऐसे एक पत्र सौंपना। नेक्स्ट है माल इकट्ठा बांधना और उस पर चिन्ह डालना। कलेक्शन, पैकिंग एंड मार्किंग ऑफ गुड्स। जो भी निर्यातक है, जब माल को, गुड्स को सेंड करता है, तो सबसे पहले अपने स्टॉक से वो माल को छांटेगा और उसके लिए कलेक्शन करेगा, संग्रह करेगा डिमांड के अनुसार। उसके बाद उसको भली भांत अच्छी प्रकार से पैकिंग करेगा। पैकिंग से पहले माल की किस्म और मात्रा को इंडेंट से मिला लेना चाहिए, ताकि कोई शिकायत भविष्य में न रहे। और पैकिंग के बाद सावधानी से बंडलों को, गांठों को चिन्हित कर देना चाहिए, ताकि बंदरगाह पर पहुंचने पर सहजता से उसको पहचाना जा सके। नेक्स्ट है प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट। प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति। पैकिंग आदि के बाद माल भेजने के लिए बंदरगाह पर भेज देंगे। इसके लिए रेल सेवा का प्रयोग करेंगे या मोटर सेवा का। तो इन सब का संकेत अपने एजेंट को लिखित रूप से या मौखिक रूप से बता देना चाहिए। एक प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति करेंगे और रेलवे बिल्टी या मोटर कंपनी के रसीद रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवश्यक निर्देशों के साथ क्रेता के पास भी भेज देंगे। नेक्स्ट है जहाजी आज्ञा पत्र प्राप्त करना, ऑब्टेनिंग द शिपिंग ऑर्डर। प्रेषक प्रतिनिधि रेलवे स्टेशन से या मोटर ट्रांसपोर्ट से बिल्टी की सहायता से माल छुड़ाएगा। इसके बाद वह जहाजी कंपनी से जहाज़ द्वारा माल भेजने की व्यवस्था भी करेगा। ऐसा या तो वह स्वयं करेगा या उसके एजेंट करते हैं। जहाज़ के संबंध में यदि इंडेंट में कोई विशेष आदेश नहीं है, तो प्रत्येक प्रतिनिधि माल की सुरक्षा पहुंचाते समय व भाड़े की सुविधाएं देकर उपयुक्त जहाज की व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट है निर्यात कर का भुगतान एवं जहाजी बिल प्राप्त करना, पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड शिपिंग बिल। जहाज की व्यवस्था कर लेने के बाद प्रेषक प्रतिनिधि
निर्यात कर चुकाएगा। इस कार्य के लिए उसको विदेशी चुंगी घर के चालान या जहाजी बिल की 3 प्रतियां भरनी पड़ती हैं। निर्यात कर चुकाने पर चुंगी अधिकारी इस पर हस्ताक्षर करेगा और एक प्रति चुंगी घर में रख लेगा। शेष दोनों प्रति प्रेषक को या एजेंट को दे देगा। नेक्स्ट है गोदी बे चुकाना, पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस। अब प्रेषक जो है प्रतिनिधि को डाक या गोदी अधिकारी से भी अनुमति लेगा, क्योंकि इसके लिए माल को गोदी पर नहीं ले जा सकता। जहाज पर माल लादने के लिए अधिकारी कुछ अन्य चार्ज भी दे देते हैं। इस कार्य के लिए गोदी कार्यालय से एक चालान लेकर 2 प्रतियों में भरना पड़ता है। एक प्रति चालान अधिकारी खुद रख लेगा और एक प्रति प्रतिनिधि को या प्रेषक को दे देगा। नेक्स्ट है माल का बीमा। मरीन इंश्योरेंस, जहाजी बिल्टी बनवाना, बिल ऑफ लैंडिंग। कप्तान की रसीद पाने के बाद प्रेषक एजेंट जहाजी कंपनी के कार्यालय में जाएगा। वहाँ जहाजी बिल्टी बिल ऑफ लैंडिंग, जिसको BL भी बोलते हैं, का फॉर्म भरकर कप्तान की रसीद के साथ 1 रुपये का राजस्व टिकट लगाकर दे देना चाहिए। यदि किराया पेशगी में दिया है, एडवांस में दिया है, प्रीपेड किया है, तो प्रेषक एजेंट को चाहिए कि उसको अदा कर दे। यदि अधिक मात्रा में माल भेजना है तो पूरे जहाज किराए पर ले लिया जाता है और ऐसी दशा में पूरे जहाज के ठेके के लिए जो प्रतिज्ञा पत्र देना पड़ता है उसे चार्टर पार्टी कहते हैं। ऐसा भी कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है माल का बीमा, मरीन इंश्योरेंस। जहाजी बिल्टी मिल जाने के बाद प्रेषक प्रतिनिधि को माल का बीमा भी कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। बीमा कार्य वह या तो उसका किसी एजेंट बीमा कंपनी से बात करके दलाल के माध्यम से भी करा सकता है। तो बीमा कंपनी उचित कार्रवाई करेगी और आवश्यक प्रीमियम लेकर सामुदायिक या सामुद्रिक बीमा पत्र दे देगी। नेक्स्ट है निर्यात प्रतिनिधि को सूचना, इंफॉर्मेशन टू एक्सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव। इन सब कार्रवाई के बाद प्रेषक प्रतिनिधि एक लेख बनाएगा जिसमें उसके सब खर्चों और कमीशन का विवरण होगा। फिर वह उस लेख को जहाजी चालान, बीमे की रसीद आदि जो महत्वपूर्ण कागजात हैं के साथ नत्थी कर उस एक्सपोर्ट कंपनी को दे देगा। फिर नेक्स्ट है बीजक तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस। प्रेषक प्रतिनिधि की सूचना पाने के बाद निर्यातकर्ता भेजे गए माल का एक बीजक तैयार करता है। साधारणतः बीजक की 2-3 प्रतियां तैयार की जाती हैं। इसके द्वारा प्रमाणित बीजक बनाने के लिए बीजक के 3 फॉर्म मंगवाने पड़ते हैं। इसमें कि माल का पूर्ण विवरण देना पड़ता है। वहाँ के अधिकारी के सामने यह घोषणा भी करनी पड़ती है कि उनके सारे कदम सच हैं। ऐसी घोषणा के बाद ही व्यापार दूत उन पर अपने हस्ताक्षर कर देगा और बीजक की 2 प्रतियां अपने पास रखकर शेष 1 प्रति निर्यातकर्ता को दे देता है। नेक्स्ट है बैंक द्वारा भुगतान की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ पेमेंट बाय बैंक। इस
विधि दोनों पक्षों के बीच समझौते पर निर्भर करती है। यदि भुगतान बैंक ड्राफ्ट द्वारा, बिल द्वारा होना है तो माल भेजने पर जो आयातक कंपनी है उस पर एक बिल लिखेंगे। इसके साथ माल के अधिकार संबंधी सारे कागजात उसको सौंपेंगे। जब भारतीय बैंक को इस बात की सूचना मिलेगी तब वह निर्यातक कंपनी से संपर्क करके रुपया जमा कर लेती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आयात करने वाले को सूचना। बैंक को कागज पत्र सौंपने के साथ साथ माल भेजने वाला तुरंत इस बात की सूचना देगा कि माल रवाना हो गया है और अधिकार संबंधी सभी कागजात प्रपत्र बैंक के द्वारा भेज दिए गए हैं। सूचना पत्र के साथ बीजक की एक प्रति भी भेजी गई है। इस पत्र को पाते ही आयातक कंपनी माल को अपने अधिकार में लेने की व्यवस्था करेगी। धन्यवाद।